ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसका एक पार्ट लिया हुआ है। ये सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर है। इससे पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से लेकर फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स से सॉल्व करते हुए कंटिन्यू करते हुए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और तक सॉल्व कर चुके हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स तो ख़त्म हो चुका था हर एक पार्ट में। ये सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग हम लोग शुरू कर चुके हैं चैप्टर, जिसका सॉल्यूशन करते हुए इसका सीक्वेंस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं सॉल्यूशन। इस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं 50 से लेकर के आगे मीन्स 51 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं इस पार्ट में। लास्ट पार्ट तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो फिर से दोबारा उसको देखे, डाउट है तो कमेंट करके बताएं। इस पार्ट में हम लोग 51 से लेकर के आगे सोल्व करते हैं। 51 देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। इस वीडियो का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है। 51 क्या कहता है, इफ़ द वाटर टेबल राइज अप टू ए ग्राउंड सरफेस। हो रहा है कि अगर वाटर लेवल है, मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड सरफेस है दिया हुआ, और जो वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड सरफेस पर जो है राइज कर जाए तो क्या होगा। मीन्स वाटर लेवल और ग्राउंड सरफेस दोनों एक लेवल पे आ जाए तो क्या होगा, ये कहने का मतलब इसका है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस। इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस कर जाएगा, क्यों करेगा उसका रीज़न दिया हुआ है। इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस। तो ये जो अगर हम वाटर टेबल को अगर इंक्रीज कर देते हैं, वाटर टेबल को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करेगा, वो कह रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है रिड्यूस करे। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ये रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर ओनली, बट टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज। तो इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं पहले। अगर मेरा ये ग्राउंड सरफेस दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि टोटल स्ट्रेस जो होता है, टोटल स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टोटल स्ट्रेस बराबर होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर स्ट्रेस। या फिर दूसरा टर्म में क्या कर सकते हैं, जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर स्ट्रेस जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पोर वाटर प्रेशर जो होता है या पोर वाटर स्ट्रेस जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड। अगर मान लिया जाए ये मेरा वाटर सरफेस या वाटर टेबल यहाँ तक है, ये डेप्थ अगर जेड है तो जो गामा डब्ल्यू हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर और जेड हो गया टोटल डेप्थ। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू अगर जैसे ये मेरा ये बढ़ रहा है, यहाँ से कहने का मतलब जैसे ये बढ़ रहा है, जब ये मेरा बढ़ेगा वाटर लेवल अगर जेड का जो वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जेड का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, जेड का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा म्यू यू का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ से कर सकते हैं कि यू जो है वो इंक्रीज करेगा, मीन्स पोर वाटर इंक्रीज करेगा। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, हम लोग जानते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस। जैसे ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस के साइन का है। और टोटल स्ट्रेस क्या होता है, अगर टोटल स्ट्रेस देखा जाए तो टोटल स्ट्रेस बराबर होता है गामा सैचुरेटेड, यहाँ पे होगा तो गामा सैचुरेटेड इंटू जेड टोटल स्ट्रेस बराबर। इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जब वाटर टेबल राइज कर रहा है ग्राउंड सरफेस पे, अगर वाटर लेवल और ग्राउंड सरफेस दोनों एक लेवल पे आ जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस। इफेक्टिव स्ट्रेस तो रिड्यूस होगा, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा कैसे, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस डिक्रीज नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस तो रिड्यूस करेगा, किसके वजह से, रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि मेरा पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कर गया था, इसके वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज कर गया था। इस तरह से मेरा बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट
critical hydraulic gradient IC of the soil mass of a specific gravity G and void ratio E is given by क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होता है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, और जो क्रिटिकल ग्रेडियंट जो है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, जो इसका जो वैल्यू होना चाहिए जब भी होगा तो ये ग्रेटर होगा किससे, जो जनरल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। या फिर कह सकते हैं कि आई का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, आई का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ये दोनों को ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। आई सी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब भी होता है तो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं किस में दिया हुआ है। आई सी बराबर क्या हो गया था, आई सी बराबर हो गया था मेरा G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, G-1 1 प्लस ई, G-1 1 प्लस ई मेरा बी में, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यूक्सेंट क्या होता है। क्यूक्सेंट एक कंडीशन है जिस समय मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस का जो वैल्यू है, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस का जो वैल्यू है, अगर जीरो हो जाए उस कंडीशन को क्यूक्सेंट कहता है। या जब वाटर फ्लो अपवर्ड की ओर जब मूव करता है, जब हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस। ठीक है, जब इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो जाए उस फ्लो कंडीशन के बीच में, उसी को बोलते हैं वो क्यूक्सेंट कंडीशन होता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्यूक्सेंट क्या है, टाइप ऑफ सैंड है, गलत है। फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल में नहीं, ये जब भी होता है तो कोहेजनलेस सॉइल में होता है। ये हमेशा याद रखना है, जब भी होगा तो कोहेजनलेस सॉइल में होता है। तो ये दोनों गलत हो गया, पहला गलत हो गया, इसके बाद ये भी गलत हो गया। फ्लो कंडीशन अकरिंग इन द कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल में अकरिंग होता है, ये सही है। फ्लो कंडीशन अकरिंग इन बोथ में तो नहीं होगा, जब भी होगा क्यूक्सेंट तो होगा कोहेजनलेस सॉइल में। इस तरह से ये होता क्या है, जिस समय इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा वो टोटल जीरो हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस, उसी फ्लो को कह सकते हैं तो वो क्यूक्सेंट कंडीशन है। और जब भी होगा तो ये अपवर्ड फ्लो कंडीशन होता है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन होता है, उस टाइम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलिक हेड दैट would produce a क्यूक कंडीशन इन सैंड स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 1.5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 एंड वाइड रेशियो इज इक्वल टू। पूछ रहा है हाइड्रोलिक हेड कितना होगा, हाइड्रोलिक हेड कितना होगा दैट प्रोड्यूस ए क्यूक कंडीशन, क्यूक कंडीशन को प्रोड्यूस कर रहा है, उस समय हाइड्रोलिक हेड कितना होगा वो पूछ रहा है। इन सैंड स्ट्रेटम ऑफ द थिकनेस 1.5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड 2.7 जो थिकनेस दिया हुआ है, आई का जो वैल्यू दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, जी का जो वैल्यू दिया हुआ है 2.67 दिया हुआ है, और वॉइड रेशियो दिया हुआ ई बराबर 0.67 दिया हुआ। तो हम लोग का पूछ रहा है हेड, पूछ रहा है हाइड्रोलिक हेड क्या पूछ रहा है। तो हाइड्रोलिक हेड अगर देखा जाए तो आई डिवाइड बाई एल होता है, या आई डिवाइड बाई एल होता है, या फिर आई बराबर एच, या एच बोले या हेड बोले, ये होता है जो लेंथ होता है सॉइल का, या हेड बोले उसी को बोलते हैं एल। आई जो हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया। तो हम लोग अभी देखें क्यूक कंडीशन क्या होता है, जिस समय इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाए, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस जिस समय जीरो होता है उसी कंडीशन को क्यूक्सेंट कंडीशन कहते हैं। और इस क्यूक्सेंट कंडीशन में ही जो आई का जो वैल्यू होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वो हो जाता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। इसी से हम आई निकाल लेते हैं। तो आई बराबर मेरा कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, आई का अगर हम वैल्यू निकालें तो आई बराबर मेरा हो जाएगा क्या, G-1, जी कितना दिया हुआ था 2.67, 2.67 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, 1 प्लस ई कितना है मेरा 0.67, तो 0.67। तो यहाँ से देखा जाए 1.67 और 1.67 दोनों बराबर हो गया, दैट मीन्स 1। तो यहाँ से जो मेरा आई का वैल्यू आ गया, आई सी का जो वैल्यू आ गया वो 1 हो गया। आई बराबर हम लोग क्या देखें, एच बाई एल होता है, एल कितना दिया मेरा 1.5। तो यहाँ से अगर ई 1 है और ई 1.5 है तो एच का वैल्यू मेरा कितना आ गया, एच बराबर 1.5। इस तरह से जो मेरा आंसर हो गया 1.5। बस इसमें इसी याद रखना है कि आई क्रिटिकल के वैल्यू निकाल देना, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, इसी फॉर्मूला पर इसको बना करके एच निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए परमानेंट विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी को इफेक्ट करे वो कौन कौन सा इसमें है। फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज कौन सा है जो परमानेंट
विच इन्फ्लुएंस द परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी को इफेक्ट करे। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, परमेबिलिटी जो होता है किस किस पर डिपेंड करता है। वो अगर देखा जाए तो डी स्क्वायर जो साइज होता है, डी 10 स्क्वायर कह सकते हैं, या डी साइज जो होता है उससे पे गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई म्यू ई क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ये हो गया। इनटू और फैक्टर बहुत सा होता है, जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, सरफेस एरिया होता है, उस सब पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो मेरा जो के हो गया, इस पर परमेबिलिटी हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया गामा डब्ल्यू का यूनिट वेट ऑफ वाटर, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, विस्कोसिटी का। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है जो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द विस्कोसिटी ओनली। विस्कोसिटी पर देखिए हम लोग क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का। ठीक है, यूनिट वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये देखा जाए विस्कोसिटी का, तो विस्कोसिटी का जो प्रोपोर्शनल है 1/, विस्कोसिटी हो गया, और यूनिट वेट का कितना हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यूनिट वेट का के। तो दोनों पर डिपेंडेंट है, तो इस तरह से कह सकते हैं विच इन्फ्लुएंस द बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स में करेक्ट पूछ रहा है। द ग्रेटर द विस्कोसिटी ग्रेटर द परमेबिलिटी। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है, तभी हम लोग क्या देखें, परमेबिलिटी और यूनिट वेट में रिलेशन पूछ रहा है जो परमेबिलिटी के साथ इफेक्ट करता है। तो अभी हम लोग क्या देखें, तो परमेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, यूनिट वेट ऑफ वाटर का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, विस्कोसिटी का। तो अगर विस्कोसिटी बढ़ेगा तो परमेबिलिटी का वैल्यू जो है वो घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली है। और लेकिन अगर यूनिट वेट बढ़ाते हैं वाटर का तो परमेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, ग्रेटर द विस्कोसिटी ग्रेटर द परमेबिलिटी, ये अगर ग्रेटर होगा, ये डायरेक्टली होगा है विस्कोसिटी का परमेबिलिटी, तो ये गलत है। तो ग्रेटर द यूनिट वेट द ग्रेटर द परमेबिलिटी, हाँ ये डायरेक्टली होता है यूनिट वेट का, क्योंकि यूनिट वेट जो है और वाटर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का, इसलिए ये बढ़ेगा तब ये भी बढ़ेगा, दैट इज बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। अभी हम लोग देखें इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस। क्या पूछ रहा है देखते हैं, इंक्रीज वॉइड रेशियो। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वॉइड रेशियो को इंक्रीज करता है, नहीं वॉइड रेशियो को वो डिक्रीज करता है। वॉइड रेशियो जो है इफेक्टिव स्ट्रेस वो डिक्रीज करता है, जब भी होगा तो वॉइड रेशियो डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से ये मेरा गलत है। इंक्रीज बोथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, वॉइड रेशियो को इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन परमेबिलिटी को भी इंक्रीज नहीं करता है। तो इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज बोथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, हाँ डिक्रीज करेगा वॉइड रेशियो को भी और परमेबिलिटी को भी। इस तरह से सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं, इफ द परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 58 नंबर क्या कर रहा है, इफ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 0.8 mm पर सेकंड। जब परमेबिलिटी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 0.8 mm पर सेकंड, तो पूछ रहा है कि वो कौन सा सॉइल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर परमेबिलिटी का रेंज देख लेते हैं, कितना कहाँ तक रेंज होता है जिसमें वो कौन सा सॉइल होता है, किस रेंज के लिए कौन सॉइल होता है वो। तो जब सेट दिया हुआ है के का वैल्यू अगर 0.8 mm पर सेकंड है, या फिर इसको कह सकते हैं 8 × 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड। इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक और कमेगा में 10⁻² हो जाएगा। तो अगर हम के का रेंज देख ले रहे हैं किस टर्म में, अब इसका डायमेंशन में रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड में, है, तो रेंज देख लेते हैं। अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कहते हैं कि ये ग्रेवल है। अगर के का वैल्यू लेस देन 10⁻² और ग्रेटर देन 10⁻4 है, मीन्स 2 और -4 के बीच में लाइज करता है, तो वो सैंड है। और अगर 10⁻6 से 10⁻4 से छोटा और 10⁻6 से बड़ा है तो ये सिल्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रेवल है तो क्या होगा, के का रेंज जो होगा वो के इज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, सैंड होगा तो इसका जो राइज करेगा जो सॉइल का जो साइज जो के
वो कितना होगा 10⁻², से लेकर के 10⁻⁴ तक। ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, ये डायमेंशन याद रखना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में है। अगर सिल्ट है तो सिल्ट के लिए क्या होना चाहिए, सिल्ट के लिए जो रेंज होता है 10⁻⁶ से लेकर के 10⁻⁴ तक। ये अगर क्ले है तो क्ले कब होगा, जब लेस देन 10⁻�6। तो के का वैल्यू अगर लेस देन 10⁻�6 cm पर सेकंड है तो वो कौन सा क्ले होगा, वो कौन सा सॉइल होगा, वो क्ले होगा। ये याद रखना। क्या के जब परमेबिलिटी का जो वैल्यू 10⁻�6 सेंटीमीटर पर सेकंड से कम है तो क्ले होगा। तो यहाँ दिया हुआ था 8 और रेंज इसका दिया हुआ 10⁻² के बीच में। 10⁻² है तो -2 के बीच में कौन होता है, -2 के बीच में आया था मेरा 10⁻² से लेकर के -4 तक। जो सैंड था, सैंड का रेंज था 10⁻², 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरह से मेरा सैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ ए क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के लिए पूछ रहा है इसमें से कौन सा मेथड जो है सुटेबल है परमिएबिलिटी निकालने के लिए। तो परमिएबिलिटी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं बहुत सा मेथड होता है, जैसे फॉलोइंग मेथड होता है, कांस्टेंट हेड मेथड होता है। तो इसमें 2 हेड दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी टेस्ट भी होता है। तो ये पूछ रहा है क्ले के लिए। क्ले जो होता है क्ले क्या होता है, वो फाइन ग्रेन सॉइल होता है। ठीक है, क्ले जो होता है फाइन ग्रेन में आता है, ठीक है। तो सबसे इसमें 2 मेथड दिया हुआ, कांस्टेंट हेड मेथड, फॉलिंग हेड मेथड और हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी मेथड। तो पूछ रहा है कि क्ले के लिए कौन सा है। तो क्ले जो होता है फाइन ग्रेन के लिए होता है, और फाइन ग्रेन में कौन सा यूज करते हैं, फाइन ग्रेन में फॉलिंग हेड यूज करते हैं। ठीक है, और अगर यही कोर्स सैंड रहता या कोर्स सॉइल रहता तो उसमें कौन सा यूज करते हैं, कांस्टेंट हेड मेथड किस में यूज होते हैं, कोर्स और सॉइल में। तो ये सिंपल अगर याद रखने का अगर तरीका देखा जाए तो क्ले मेरा फाइन सैंड है। ठीक है, फाइन से एफ से क्या हो गया, फॉलिंग, एफ से हो गया फॉलिंग मेथड। तो ये इससे याद रखता है ट्रिक्स, एफ से फाइन किससे हो गया, फॉलिंग। तो इस तरह से हम लोग याद करें क्ले क्या था, फॉलिंग था, अति फाइन सैंड था। जब फाइन है तो फाइन के लिए कौन सा होगा, एफ से एफ मीन्स फॉलिंग हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो गया। यहीं पर अगर कोर्स सैंड रहता, यहीं पर अगर मेरा ग्रेवल रहता या फिर कोर्स सैंड दिया हुआ रहता कि नहीं कोर्स सैंड के लिए निकालना है, तो कोर्स के लिए क्या हो जाता, कांस्टेंट हेड मेथड हो जाता। कोर्स के लिए कांस्टेंट हेड मेथड और फाइन के लिए फॉलिंग हेड मेथड। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका आंसर जो होगा वो फॉलिंग हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन परमिएबिलिटी कोर्स ग्रेन सॉइल। अभी पीछे हम लोग देखें परमिएबिलिटी निकालने का मेथड पूछ रहा है कौन सा सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो कोर्स से कांस्टेंट, सी से कोर्स, सी से कांस्टेंट, इसलिए दोनों याद रखना है। फाइन से फाइन, एफ से फाइन और एफ से फॉलिंग, दोनों याद रखना। एफ से फाइन, एफ से फॉलिंग, सी से कोर्स, सी से कांस्टेंट। तो इस तरह से याद रखना। कोर्स ग्रेन के लिए है, कोर्स ग्रेन के लिए कौन सा होगा, कोर्स ग्रेन के लिए कांस्टेंट हेड, फॉलिंग के लिए ये फाइन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर, द विस्कोसिटी ऑफ द यूनिट वेट ऑफ पर्कुलेटिंग फ्लूइड इज रिड्यूस। कर रहा है कि जो विस्कोसिटी है फ्लूइड का वो डिक्रीज कर रहा है, कितना से 60% हो रहा है डिक्रीज करके, और जो पर्कुलेटिंग फ्लूइड रिड्यूस टू 60% एंड 90% रिस्पेक्टिवली। मतलब ये विस्कोसिटी जो है, यहाँ पे एक और देखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम लोग जानते हैं जो विस्कोसिटी होता है फ्लूइड का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का। अगर राइज होगा तो जो विस्कोसिटी होगा वो डिक्रीज करेगा। तो यही बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो जो विस्कोसिटी है और यूनिट वेट है वो रिड्यूस कर रहा है, कितना, 60% और 90% रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है जो म्यू मेरा है वो डिक्रीज किया है, कितना, वो डिक्रीज होकर के आ गया 60% पे म्यू, और जो यूनिट वेट है वो डिक्रीज कितना हो गया, यूनिट वाला फ्लूइड कितना हो गया डिक्रीज, वो 90% हो गया। ये डिक्रीज करके 90% पर हो गया। दोनों डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पूछ रहा है कि अदर थिंग्स रिमाइंस कांस्टेंट द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी पर क्या इफेक्ट पहुंचेगा। तो हम लोग जानते हैं अगर बाकी सब चीज़ कांस्टेंट है, मीन्स अदर चीज इज कांस्टेंट, यहाँ पर दिया हुआ है अदर थिंग्स इज कांस्टेंट, तो अदर चीज़ अगर कांस्टेंट है तो परमिएबिलिटी का जो हम लोग जानते हैं कि क्या किस पे डिपेंड करता है। मान लिया जब कोई कांस्टेंट सी है
तो परमेबिलिटी अगर यूनिट वेट और विस्कोसिटी के रिलेशन में देखा जाए तो जो विस्कोसिटी नीचे था ऊपर में कौन था, यूनिट वेट ऑफ वाटर और विस्कोसिटी। इस तरह से कह सकते हैं कि के जो हो गया यूनिट वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और विस्कोसिटी का इन्वर्सली होता है। तो अगर K1 का वैल्यू मान लिया जाए, अगर इसको K1 मानते हैं तो K2 कितना होगा, मान लिया जब रिड्यूस करता है तो कांस्टेंट सेम रहेगा। यूनिट वेट कितना हो गया, यूनिट वेट जो मेरा था वो रिड्यूस कर रहा है कितना 90%, तो इसको कह सकते हैं 0.9 हो गया सेकंड वाला केस में। और विस्कोसिटी कितना डिक्रीज कर रहा है 60%, तो 0.6 कर सकते हैं गामा। तो ये कांस्टेंट, ये जो टर्म हो गया ये टर्म सेम टू सेम पिछले बार का है, तो हम कह सकते हैं कि K2 जो हो गया, मतलब अगर डिक्रीज करता राइज करता टेम्परेचर, उस टाइम का वैल्यू है K2। K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.9 डिवाइड बाई 0.6 K1। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है 3 और 3 मीन्स 3/2 बोले तो 1.5 K1। यहाँ से क्या देख लें हम लोग, K2 बराबर क्या आ गया 1.5 K1। तो जो K2 का जो वैल्यू आया, K2 का जो वैल्यू आ गया 1.5 K1 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 50% मेरा जो है 50% इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि 1.5 टाइम्स हो गया K1, K2 का वैल्यू 1.5 टाइम्स हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया K1 का। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 50% मेरा इंक्रीज किया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, सिंपल सा याद रखना, K जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट वेट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, विस्कोसिटी का। इसी रिलेशन पर बैठा करके निकाल देना है। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद इंक्रीज करा ओवरऑल K2 का जो वैल्यू आ गया था मेरा 1.5 टाइम्स आ गया था K1 का। इस तरह से बेस का करेक्ट आंसर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये पूछ रहा है। तो अभी हम लोग क्या देखें, जो K होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट वेट का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी जो होता है इन्वर्सली होता है टेम्परेचर का। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी इन्वर्सली होता है टेम्परेचर का, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं जो K जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, टेम्परेचर का, मीन्स डिपेंड करता है। तो डज नॉट, ये तो गलत है, इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, हाँ, क्योंकि K जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। इस तरह से बी, सिंपल रिलेशन भी हम लोग जानते हैं कि अगर सिंपल रिलेशन से ही निकाले हम लोग, K जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का और विस्कोसिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो यहाँ से अगर रिलेशन निकाला जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का। तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज करेगा तब ये भी इंक्रीज करेगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्या कर रहा है, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी नेचुरल डिपॉजिट। द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट, तो ऑप्शन देखते हैं, पैरेलल टू स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ। ये दो केस होता है, अगर मान लिया जाए स्ट्रेटा इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से फ्लो हो रहा है पानी का, वाटर फ्लो हो रहा है इस तरह से, मीन्स पैरेलल में फ्लो हो रहा है। ये याद रखना है कि पैरेलल में अगर फ्लो करेगा तो, अगर ये मेरा स्ट्रेटा दिया हुआ है सॉइल का और इधर से ही पानी वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये पैरेलल होता है। ये जो K पैरेलल होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, परपेंडिकुलर फ्लो। परपेंडिकुलर फ्लो कैसे होता है, अगर मान लीजिए ये फ्लो है और इधर से वाटर का फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फ्लो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर फ्लो हो गया, ये पैरेलल फ्लो हो गया। अगर पैरेलल में देखा जाए तो जो इसका K इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो कितना होता है, K1 H1 प्लस K2 H2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3 एंड सो ऑन। ये K इक्विवेलेंट होता है किसमें, पैरेलल केस में। पैरेलल फ्लो केस हो गया। तो फ्लो पैरेलल कब होता है, जब इसका स्ट्रेट जो लेवल है इसके पैरेलल फ्लो हो, तो उसको बोलते हैं पैरेलल फ्लो केस। परपेंडिकुलर कब होता है, जब फ्लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फ्लो करता है। इस केस में कन्फ्यूजन एक ये होता है कि इस तरह से अगर दे देता है स्ट्रेटा, अगर इस तरह से स्ट्रेटा दिया हुआ है और फ्लो इधर से दिखा देता है, तो ये पैरेलल नहीं होता, ये परपेंडिकुलर होता है। मीन्स इस डायरेक्शन का जो परपेंडिकुलर हो जाएगा उसको परपेंडिकुलर फ्लो कहते हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर केस है या पैरेलल केस है, इसको निकालने के लिए। ये जो लेंथ हो गया इसको L बोलते हैं, ये जो डेप्थ होता है इसी को हम लोग H बोलते हैं, और कहीं पे Z से इंडिकेट करते हैं, जो भी इंडिकेट करते हैं। तो पैरेलल केस में हम लोग देख लिए K इक्विवेलेंट कितना होता है, K1 H1 प्लस K2 H2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3 एंड सो ऑन। पैरेलल केस में अगर परपेंडिकुलर केस में देखा जाए K इक्विवेलेंट, तो इसमें क्या हो जाता है, अगर K का इक्विवेलेंट का वैल्यू किस में देखें, परपेंडिकुलर केस में, तो इसमें क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर केस में जो हो जाता है इसका सीधा उल्टा हो जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर केस में जो हो जाता है, परपेंडिकुलर केस में अगर देखा जाए, परपेंडिकुलर केस में क्या हो जाता है, मान लिया जाए अगर H1 उसको इंडिकेट करते हैं तो K इक्विवेलेंट इन परपेंडिकुलर केस इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 जोन डिवाइड बाई H1 डिवाइड बाई K1 प्लस H2 डिवाइड बाई K2 प्लस H3 डिवाइड बाई K3 एंड सो ऑन। या सिंपल याद रख सकते हैं, सिंपल क्या याद रख सकते हैं कि इसमें जो अगर परपेंडिकुलर केस में देखा जाए तो के इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है, के इक्विवेलेंट डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू, जो के इक्विवेलेंट होता है इक्वल टू, या उल्टा कर सकते हैं इसको, सिंपल अगर इसमें शॉर्टकट देखा जाए तो H1 डिवाइड बाई, मतलब ओवरऑल जो एच हो गया, टोटल एच हो गया, एच डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाई K1 प्लस H2 डिवाइड बाई K2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, वो देखते हैं कि हम लोग देखें जो नेचुरल डिपोजिट पैरेलल जो होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, परपेंडिकुलर से। तो यही ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, पैरेलल टू स्ट्रेटिफिकेशन ऑलवेज ग्रेटर देन दैट द परपेंडिकुलर स्ट्रेटिफिकेशन, सही दिया हुआ है। पैरेलल जो होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है, पैरेलल स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन, लेस नहीं होता, ये गलत है। तो मेरा पहला ही सही आंसर, जो कि परपेंडिकुलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मेरा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 64 नंबर क्या कर रहा है, टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम टू वेल सिचुएटेड नियर टू ईच अदर। टोटल डिस्चार्ज पूछ रहा है, टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम टू वेल सिचुएटेड नियर टू ईच अदर, सम ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिविजुअल, टोटल डिस्चार्ज होगा दोनों के, जो डिस्चार्ज होगा उसका इक्वल होगा जो इंडिविजुअल होगा उसका, सम ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडिविजुअल लेस देन द सम ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिविजुअल। हाँ, ये कम होगा इससे, अगर इंडिविजुअल अगर Q1 प्लस Q2 करें तो वो कम होगा, मतलब Q1 और Q2 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, अगर सिंपल एक का निकाले तो। यही कह रहा है कि द टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम टू वेल इज नियर टू ईच अदर इज लेस देन द सम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से अगर निकाला जाए तो कम होगा, दैट इज बेस का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्या कहता है, फ्लो नेट for a earthen dam with 30 meter water depth consists of 25 potential drop and 5 flow channel. The coefficient of permeability of dam material is 0.03 mm per second, mm में दिया हुआ, ये ध्यान देना। द डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो एक फार्मूला जानते हैं क्या होता है डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ का, के एच डी एफ डिवाइड बाई डी, के एच यहाँ से अगर देखा जाए क्यू का तो के एच एन एफ बाई एन डी, ये क्या होता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल, एन एफ जो हो गया नंबर ऑफ फ्लो चैनल हो गया एन एफ, और एन डी जो हो गया नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, नंबर ऑफ फ्लो चैनल नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, एच हो गया टोटल थिकनेस, के हो गया परमेबिलिटी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्यू, बाकी सब वैल्यू दिया हुआ है तो हम क्यू का वैल्यू निकालते हैं। क्यू बराबर क्या होगा, के कितना दिया हुआ है मेरा एम में दिया हुआ 0.3 mm पर सेकंड, 0.3 mm पर सेकंड दिया हुआ है। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट किए हैं तो 3 इंटू mm को 3 हो गया और 2 5, 10 -5 मीटर पर सेकंड। एच कितना दिया हुआ था मेरा 30 मीटर, 30 मीटर। एन एफ कितना दिया हुआ, नंबर ऑफ फ्लो चैनल 5 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है 25 दिया हुआ है। तो यहाँ से आगे क्या रहे तो 5 5 6 बोले तो 18 के आसपास आएगा, 18 इंटू 10⁻⁻5, जो मेरा क्यू का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 18 इंटू 10⁻⁻5, यही मेरा आंसर हो गया। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा हो गया 10⁻, तो 18 इंटू 10⁻5 मेरा ए में आ रहा है। सिंपल फार्मूला याद रखना, क्यू इज इक्वल टू, क्यू क्या होता है डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर मीटर लेंथ, के एच एन एफ बाई एन डी, यही याद रखना है इसमें, बस बाकी सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66 नंबर क्या कहना, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल, फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल के लिए ड्रेनेज सुटेबल मेथड कौन सा है डिस्चार्ज निकालने के लिए। अगर फाइन ग्रेन सॉइल है द मस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल कोहेसिव सॉइल है तो उसके लिए कौन सा सुटेबल मेथड है, तो इसका जो मोस्ट सुटेबल मेथड है वो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड, जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड है वो मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, जो फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल है उसके लिए, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है,
द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट पूछ रहा है एट द पॉइंट विथ ए सॉइल मास लोडेड एट द बाउंड्री। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट स्ट्रेस का 9 हो जाता है। कहने का मतलब होता है सिग्मा एक्स सिग्मा बाई टाउ एक्स बाई। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से आता है, उसके बाद फिर देखेंगे तो सिग्मा ए सिग्मा एक्स सिग्मा बाई सिग्मा जेड हो गया 3। इसके बाद टाउ एक्स टाउ बाई जेड प्लस टाउ जेड बाई। इसके बाद इसको उल्टा करेंगे तो बाई एक्स, टोटल जो हो गया 9 हो गया। पहला अगर देखा जाए पहले में तो सिग्मा एक्स सिग्मा बाई सिग्मा जेड। दूसरा देखा जाए टाउ एक्स बाई टाउ बाई जेड टाउ जेड एक्स। इसके बाद फिर देखा जाए तो टाउ बाई एक्स टाउ जेड बाई प्लस टाउ बाई जेड। तो इस तरह से 3 3 3 इस टोटल 9 हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वास्कुलर इन्फ्लुएंस फैक्टर वर्टिकल प्रेशर एट डेप्थ जेड सेंटर ऑफ द सर्कुलर एरिया। अच्छा, सर्कुलर एरिया के लिए पूछ रहा है, या सर्कुलर एरिया में वास्कुलर इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना हो रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है इसका? सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। अगर सर्कुलर एरिया से लिए पूछ रहा है तो सर्कुलर एरिया के लिए पूछ रहा है तो 1 माइनस कर देता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए टू द पावर 2 जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो जनरल केस में होता है, अगर जनरल केस में हो गया तो 3/2 पाई होता है, 3/2 पाई जेड स्क्वायर ये। और इसका ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो ब्रैकेट में होता है क्या 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर बाई जेड या ए बाई जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2। ये वॉस्किस इक्वेशन में होता है, लेकिन ये सर्कुलर एरिया में पूछ रहा है। तो सर्कुलर एरिया में कौन हो जाता है? सर्कुलर एरिया का जो फॉर्मूला आता है 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए टू बाई 2 जेड होल स्क्वायर टू पावर 3/2। दैट इज ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर बिलो ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिया हुआ 3/2 पाई टन एट अ डेप्थ 3/2 पाई मीटर इज गिवन बाई। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लोड भी दिया हुआ 3/2 पाई टन एंड डेप्थ भी दिया हुआ 3/2 पाई इज गिवन बाई। वर्टिकल प्रेशर निकालना है। वर्टिकल प्रेशर कितना होता है अगर हम निकाले तो वर्टिकल प्रेशर हम लोग जानते हैं कि अगर निकाला जाए तो 3Q डिवाइड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर होता है, 3/2 पाई जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, बाकी अगर कांस्टेंट टर्म अगर वर्टिकल अगर r बराबर 0 कर दे तो r बराबर अगर 0 कर दें ऐसे तो इसका जो पूरा फॉर्मूला होता है वास्कुलर थ्योरम में तो 3Q डिवाइड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2। इसी में अगर r बराबर हम 0 कर दें तो ये टर्म मेरा 0 हो गया तो पूरा ओवरऑल टर्म 1 हो जाता है। तो यहीं से हम लोग निकालें तो जेड का जो सिग्मा का वैल्यू आ गया डायरेक्ट पॉइंट वर्टिकल पॉइंट पे, जब वर्टिकल है मीन्स r बराबर 0 है, कोई रेडियल पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया 3Q डिवाइड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर। Q का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना 3/2 पाई और जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ, जेड का वैल्यू भी दिया हुआ 3/2 पाई। दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद कितना आ रहा है मेरा सिग्मा का वैल्यू 3/2 पाई इंटू Q कितना हो गया 3/2 पाई डिवाइड बाई जेड। जेड कितना हो गया मेरा 3/2 पाई जेड स्क्वायर होता है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देख रहे हैं कि ये टर्म दोनों कट गया, बच गया कितना 1। ठीक है, तो मेरा जो सिग्मा का वैल्यू हो गया किस में था वर्टिकल जो है तो मीन्स वर्टिकल पॉइंट पे। वर्टिकल पॉइंट करने का मतलब है कि r बराबर 0 है। दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिकल स्ट्रेस पूछ रहा है। वर्टिकल स्ट्रेस ऑन वर्टिकल लाइन एट द कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वर्टिकल लोड। क्या पूछ रहा है कि वर्टिकल स्ट्रेस पूछ रहा है ऑन ए वर्टिकल लाइन पे एट ए कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस, r बराबर कांस्टेंट है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए वर्टिकल लोड। वर्टिकल लोड के एक्सिस से वो क्या होगा? तो अगर मान लीजिए ये मेरा वर्टिकल पॉइंट है, किसी r डिस्टेंस पे अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेस का जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है। मीन्स पहले बढ़ेगा फिर इस तरह से नीचे की ओर एक पॉइंट पे जा कर के बढ़ेगा, उसके बाद फिर नीचे आकर के वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। इस तरह से इसका ग्राफ होता है किसका वर्टिकल स्ट्रेस का। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या, तो ये सेम ऑल डेप्थ सेम नहीं रहेगा, इंक्रीज इन डेप्थ इंक्रीज शिफ्ट नहीं करता। फर्स्ट इंक्रीज पहले इंक्रीज किया इस तरह से,
उसके बाद अटेंड मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। इस तरह से ग्राफ बना मेरा। तो फर्स्ट इंक्रीज, अटेंड मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज, दैट इज सी मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। फ्रेटिक लाइन, फ्रेटिक लाइन क्या होता है? फ्रेटिक लाइन वैसा लाइन होता है जहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर होता है वहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक हो जाता है। मीन्स अगर डैम है, जो टॉप मोस्ट सरफेस होता है, टॉप मोस्ट लेयर होता है, उसी को फ्रेटिक लाइन कहते हैं। इस पर जो सिर्फ जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ये जो शेप होता है इसका पैराबोलिक होता है। फ्रेटिक लाइन का जो शेप होता है डैम में वो पैराबोलिक होता है। तो जो मान लीजिए ये डैम है, तो इसका जो फ्लो हो रहा था, जो सबसे टॉप मोस्ट जो लाइन हो गया, इसी को बोलते हैं फ्रेटिक लाइन। और जो इसका प्रेशर होता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक होता है। ये बट याद रखना, और जो ये शेप होता है इसका वो पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द फ्रेटिक लाइन, यही पूछ रहा है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है फ्रेटिक लाइन पे वो कितना होता है? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस नहीं होता, इक्वल होता है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इक्वल होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ कंसोलिडेशन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन पूछ रहा है। रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है? रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से अगर रेट इंक्रीज करेगा, क्या कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है? रेट ऑफ कंसोलिडेशन बोले तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन मीन्स सीवी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब है सीवी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, यही इसका मतलब है। तो देख लेते हैं कि सीवी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, ये देख लेते हैं। तो सिंपल से हम लोग जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, के इज इक्वल टू या फिर सी बी इज इक्वल टू क्या करते हैं, सी बी एम बी इंटू गामा डब्ल्यू, या फिर सी बी का निकाल सकते हैं। सी बी का जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो के परमिएबिलिटी हो गया डिवाइड बाई वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ से अगर देखा जाए तो सी बी जो हो गया मीन्स रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो हो गया, वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के का। और के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। तो यहाँ से देखा जाए तो सी बी जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का। ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, टेम्परेचर का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो वो भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट इज बी। ये याद रखना है कि रेट ऑफ कंसोलिडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना है, के इज इक्वल टू सी भी एम भी इंटू गामा डब्ल्यू, ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि जो ये जो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट वेट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सीबी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो सीबी का अगर यूनिट निकालना है तो हम लोग यूनिट निकाल भी सकते हैं डायमेंशन से। अभी हम लोग देखें के इज इक्वल टू क्या हुआ, सी भी एम भी गामा डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ से अगर सी बी का यूनिट निकालेंगे, इसका मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसका निकाला जाए तो जो इसका डायमेंशन जो होता है, अगर इसका जो वैल्यू देखा जाए एम बी का, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिवाइड बाई 1 प्लस ई। इसका जो डायमेंशन होता है वो चेंज इन सिग्मा डिवाइड बाई चेंज इन ई, मीन्स चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाई ई वी का जो वैल्यू होता है मीन्स ए वी, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ ए वी का जो वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाई चेंज इन प्रेशर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका डायमेंशन लेस होता है और इसका जो डायमेंशन होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखा जाए तो ए वी का जो डायमेंशन हो गया वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो गया ए वी का। और इसी का डायमेंशन हो जाएगा एम वी का भी। तो एम वी का डायमेंशन मेरा क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। उसके बाद गामा का डायमेंशन क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मीन्स के एन पर मीटर क्यूब। ये ऑल ओवर तीनों को सोल्व करेंगे, मीन्स हम लोग के का देखें डायमेंशन कितना हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। इसके बाद एम बी का अगर देखे जाए तो एम बी का कितना आ गया, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। या उसके बाद यूनिट वेट का देखा जाए, यूनिट वेट का क्या होता है, न्यूटन। यूनिट वेट का देखें तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीन्स न्यूटन कह सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से अगर देखा जाए इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे जो अगर रिलेशन के साथ, तो सी बी बराबर क्या हम लोग देखें, के डिवाइड बाई एम बी इंटू गामा डब्ल्यू। तो अगर सी बी का डायमेंशन यहाँ से सोल्व करते हैं तो डायमेंशन क्या हो रहा है, सी बी का डायमेंशन आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड।
ठीक है, तो यहाँ से देख लें कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का डायमेंशन क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिंपल रिलेशन हम लोग देख लिए। तो सी बी का जो होता है के डिवाइड बाई एम भी इंटू गामा डब्ल्यू होता है। अब हम लोग एक एक का भी डायमेंशन देख लिए। के का डायमेंशन कितना हुआ था, सेंटीमीटर पर सेकंड। एम भी का डायमेंशन देख लिए, ये होता है वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ए भी वाई भी यहाँ से निकाले थे, तो जो मेरा आ रहा था मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। और यूनिट वेट का देखते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, मीन्स न्यूटन पर मीटर क्यूब। तीनों को सोल्व करेंगे फार्मूला का बैठा करके, तो ओवरऑल जो डायमेंशन आ गया सी बी का वो कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, टर्जागी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होता है, तो ये फार्मूला होता है डी यू बाई डी टी डिवाइड बाई डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी बी डी यू बाई डी जेड स्क्वायर। ये फार्मूला पे निकालना है। डी यू बाई डी टी जो होता है किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इंटू डी यू डिवाइड बाई डी टू डी जेड स्क्वायर, डी यू डी टी यू डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर। इस तरह से इसका जो फॉर्मूला हो गया, इसका जो आंसर हो गया वो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, द स्लोप ऑफ आइसोक्रोन एट एनी पॉइंट एट ए गिवन टाइम इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ। आइसोक्रेन है वो क्या इंडिकेट करता है, तो जो इंडिकेट करता है पोर वाटर प्रेशर का जो डेप्थ है वो इंडिकेट करता है। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ विथ टाइम नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेस इंडिकेट नहीं करा है। तो स्लोप ऑफ आइसोक्रेन एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो आइसोक्रेन का जो स्लोप है वो क्या शो करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ डेप्थ। जो पोर वाटर प्रेशर जो होता है उसका जो चेंजिंग रेट है उसको इंडिकेट करता है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 77 नंबर क्या कर रहा है, within a consolidation process of a saturated clay, within the consolidation process of saturated clay, तो सैचुरेटेड क्ले कंसोलिडेशन प्रोसेस पूछ रहा था। ग्रेजुअली इंक्रीज इन नेचुरल प्रेशर एंड ग्रेजुअली डिक्रीज इन, नेचुरल प्रेशर इंक्रीज करेगा ये पूछ रहा, एंड ग्रेजुअली डिक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर। तो नेचुरल प्रेशर अगर जो मेरा है नेचुरल प्रेशर इंक्रीज करेगा ना, नेचुरल प्रेशर करने का मतलब ये वाटर प्रेशर, ये वाटर प्रेशर से इंडिकेट कर रहा। तो कह रहा है कि वाटर प्रेशर जो होता है कंसोलिडेशन में वो इंक्रीज करता है। नेचुरल प्रेशर तो अगर कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो कंसोलिडेशन दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में जो होता है वो पोर वाटर जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन प्रोसेस में होता है तो पोर वाटर प्रेशर या नेचुरल वाटर प्रेशर जो होता है डिक्रीज करता है, ग्रेजुअली डिक्रीज इन नेचुरल प्रेशर, ठीक है, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो डिक्रीज करेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है इंक्रीज करेगा। ऐसे भी सिंपल भी रिलेशन जानते हैं, टोटल जो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस। अगर पोर वाटर स्ट्रेस डिक्रीज करेगा ऑटोमेटिक जो है इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से देख लें कि ग्रेजुअली डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, ये डिक्रीज करेगा तभी इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज करेगा, दैट इज 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स फॉर ए रिमोल्डेड सैंपल विच लिक्विड लिमिट इज 50%। पूछ रहा है कि सीसी का वैल्यू पूछ रहा है। सीसी होता है क्या, कंप्रेशन इंडेक्स फॉर रीमोल्डेड सैंपल है, रीमोल्डेड है, ये ध्यान देना है। दो तरह का होता है, एक अनडिस्टर्ब होता है, एक अनडिस्टर्ब सैंपल होता है और एक रीमोल्डेड सैंपल होता है। दोनों को देख लेते हैं। सीसी का जो वैल्यू होता है, अगर सीसी का वैल्यू देखते हैं, अगर रीमोल्डेड में देखते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है 0.007 WL-10। यही अगर सीसी का वैल्यू किस में देखा जाए, अनडिस्टर्ब में, अनडिस्टर्ब में है तो इसका वैल्यू होता है 0.009 WL-10। ये दोनों याद रखना। ये जो होता है 7 जब होता है तो रीमोल्डेड में होता है, जब रीमोल्ड कर रहे हैं, जब सैंपल को रीमोल्ड कर रहे हैं तो जो वैल्यू हो गया सीसी का, अगर लिक्विड लिमिट के टर्म में, लिक्विड लिमिट दिया हुआ उस टर्म में क्या होता है 0.007 WL-10। अगर अनडिस्टर्ब सैंपल है तो 009 हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है मेरा रीमोल्डेड, रीमोल्डेड में कितना हो गया। और दूसरा है कि लिक्विड लिमिट दिया हुआ, लिक्विड लिमिट के टर्म में सीसी का फॉर्मूला जो होता है 0.007 WL-10। WL का वैल्यू बैठा देते हैं 50%, तो 50% डालेंगे तो कितना होगा 0.007 इंटू 40 यहाँ पर डालेंगे, इसका वैल्यू 40 डाल रहा है तो 40 माइनस 50 है ना, यहाँ पर 50 डाल रहे हैं तो 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 1 गया 28, तो कितना हो गया यहाँ पे, इसका जो वैल्यू मेरा आ गया 0.28। अगर मेरा 40 इंटू मल्टीप्लाई कर दें कितना 0.07,
तो एक शून्य एक गया बच्चों को 28, तो 2 यहाँ पर बचा हुआ मीन्स 2.8, दैट इज बी। सिंपल फार्मूला सिर्फ इसमें था, फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद रखने के लिए सी सी इज इक्वल टू 0.007 WL-10 हो गया। रीमोल्डेड में कम होता है और अनडिस्टर्ब में ज़्यादा होता है। अनडिस्टर्ब में अगर अनडिस्टर्ब है तो उसका कंप्रेशन इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो 009 WL-10, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले बिहेव्स लाइक डेंस सैंड। डेंस सैंड के लिए कौन सा बिहेव कर रहा है, मीन्स ओवर कॉन्सोलिडेटेड हो विथ हाई ओवर कॉन्सोलिडेशन रेशियो। ओवर कॉन्सोलिडेशन रेशियो अगर हाई रहे, ओवर कॉन्सोलिडेशन रेशियो हाई रहे तो जो होगा वो डेंस सैंड के लिए वो बिहेव करेगा। ओवर कॉन्सोलिडेशन सॉइल भी है और ओवर कॉन्सोलिडेशन रेशियो जो है वो भी ग्रेटर है, तो इस तरह से कह सकते हैं। जो मेरा ए होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्या कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन पूछ रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए सॉइल इज अफेक्टेड बाय, किस किस से अफेक्ट कर रहा है वो पूछ रहा है। तो अभी हम लोग देखे थे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला क्या देखे थे, सिंपल अगर के का देखे थे, के बराबर सी भी एम भी गामा डब्ल्यू। यहीं से अगर हम सी भी का वैल्यू निकालते हैं तो सी भी बराबर क्या आ रहा है, सी भी इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एम भी इंटू गामा डब्ल्यू। एम भी क्या होता है, इसको अगर और एक्सप्लेन करके लिखें तो ए भी डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट। ए भी जो होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इसको अगर देखा जाए तो डेल ई डिवाइड बाई डेल सिग्मा होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है कंप्रेसिबिलिटी पर भी डिपेंड कर रहा, दैट इज ए बी पर भी डिपेंड कर रहा, परमिएबिलिटी दैट इज के पर भी डिपेंड कर रहा, तो दोनों पर डिपेंड कर रहा। तो सॉलिड अफेक्टेड किससे होगा, मीन्स दोनों से होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है। तो अगर देखा जाए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन देखा जाए, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के देखा जाए तो पूछ रहा है कि टाइम के साथ और ड्रेनेज के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। टाइम और ड्रेनेज में अगर देखा जाए, टाइम और ड्रेनेज में अगर देखा जाए तो अगर सी भी इज इक्वल टू क्या होता है, सी भी इज इक्वल टू सी भी, सी यहाँ तो टी भी डी स्क्वायर डिवाइड बाई सी के साथ टी लगेगा, मीन्स सी टी लगेगा। तो ये फॉर्मूला होता है एक टाइम फैक्टर के करस्पॉन्डिंग। डी होता है ड्रेनेज पाथ का जो डेप्थ होता है उसके अकॉर्डिंग टाइम ये है। तो सी भी जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गया, यहाँ से अगर देखें तो सी भी जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ से ये देख लिए फार्मूला से। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली नहीं होता, ये होता इनवर्सली होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फिर इसमें दिया हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अच्छा मेरा क्या डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पूछ रहा था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज पाथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो हो गया, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पूछ रहा है ना, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम का, मीन्स टी भी इसमें देखा जाए तो टी भी जो होता है ये सी भी होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन और टी भी होता है टाइम फैक्टर। इसी को बोल रहा है यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ड्रेनेज पाथ का, डी स्क्वायर का इनवर्सली, जैसे बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 82 नंबर क्या कर रहा है, टाइम फैक्टर फॉर क्ले इज ए डायमेंशनलेस पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले। टाइम फैक्टर जो होता है, टाइम फैक्टर अगर देखा जाए अभी हम लोग देखें सी भी बराबर क्या हुआ था, टी भी टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से देखा जाए तो टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी भी का, टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी भी का। सी भी का जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सी भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के का। तो परमिएबिलिटी का तो यहाँ से देख सकते हैं कि टी भी जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया परमिएबिलिटी का। तो यहाँ से कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया परमिएबिलिटी का, दैट इज पी। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर क्या कर रहा, इफ टाइम रिक्वायर्ड टू 50% कंसोलिडेशन ऑफ द रिमोल्डेड सैंपल ऑफ क्ले with single drainage T, then the time required to constant the same couple of the same sample of clay with same degree of consolidation but with double drainage। कहने का मतलब ये है
कि जब मेरा सिंगल ड्रेनेज है तो जो टाइम लग रहा है सैंपल को रिमोट सैंपल को ड्रेनेज में वो कितना लग रहा है, T1 बराबर अगर T लग रहा है सिंगल में तो T2 बराबर कितना होगा। ये सिंगल है फर्स्ट में और सेकंड में डबल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वो सिंगल में जो टाइम होता है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। सिंगल में टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स टी जो है वो सिंगल हमेशा किससे बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा किससे, टी डबल से, टी डबल से बड़ा होगा। क्या रिलेशन होता है दोनों में, तो टी सिंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स होता है टी डबल्स का, टी डबल का। ये ट्रिक्स याद रखना है। ये आया कहाँ से, रिलेशन जानते हैं क्या होता है। अगर हम लोग सी वी निकालें, सी वी बराबर डी वी डी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। डबल ड्रेनेज में क्या होता है, अगर डबल ड्रेनेज है तो ये H/2 हो जाता है, और अगर सिंगल ड्रेनेज है तो ये H हो जाता है। यहीं से निकालते हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। सी वी बराबर टी वी, अगर डबल ड्रेनेज है तो H/2 हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइड बाई टी सेम रहेगा। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो यहाँ से रिलेशन देखा जाए। और अगर सी वी सिंगल डबल ड्रेनेज है ये हो गया, सिंगल ड्रेनेज में कितना हो गया, टी वी H² डिवाइड बाई T1। तो यहाँ से यही दोनों को सोल्व करके हम लोग दोनों में रिलेशन निकाल रहे हैं। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, सिंगल ड्रेनेज का, ये डबल ड्रेनेज का। तो यहाँ से निकाले हम लोग, क्या निकाले, T1 बराबर 4 T2 या T2 हो गया। तो T2 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो T2 बराबर मेरा कितना हो गया, T1/4। मीन्स टी डबल ड्रेनेज में अगर निकाला जाए, टोटल टाइम जो अगर लगेगा डबल ड्रेनेज में, टोटल टाइम अगर निकाला जाए डबल ड्रेनेज में तो जो होगा 4 टाइम्स होगा किसका, टाइम इन सिंगल ड्रेनेज, दैट इज 4 टाइम्स हो जाएगा। डबल ड्रेनेज में जो होगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा सिंगल ड्रेनेज का। सिंगल ड्रेनेज में हमेशा जो टाइम होता है वो ज़्यादा लगता है। तो डबल ड्रेनेज में कितना लग गया मेरा, T/4 लग गया। सिंपल रिलेशन इसी से निकाल देना, TV D² डिवाइड बाई टी, इसी फॉर्मूला में बैठा देना। डबल में D इज इक्वल टू H/2 डबल ड्रेनेज में, और सिंगल ड्रेनेज में H होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्ले लेयर A विथ सिंगल ड्रेनेज and coefficient of consolidation CV takes 6 months to achieve 50% consolidation than the time taken by the same layer B of the same thickness with double drainage and coefficient of consolidation CV/2 to achieve the same degree of consolidation। मीन्स कह रहा है कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो सेम है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन TB हो गया, अभी हम लोग देखे थे TB हो गया, डिग्री ऑफ सेम है, और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV/2 हो गया। मीन्स अगर पहला केस निकाला जाए, फर्स्ट केस में अगर निकाला जाए TB का वैल्यू, तो फर्स्ट केस में TB का वैल्यू क्या होगा, CV × T डिवाइड बाई D², ठीक है। ये जो इक्वल है किससे, डबल केस में, तो पहला केस में CV है, T कितना दिया हुआ था, T कितना दिया हुआ था, 6 मंथ दिया हुआ था, तो CV है × 6 डिवाइड बाई सिंगल ड्रेनेज है ना, फर्स्ट केस में सिंगल ड्रेनेज है, मीन्स H² हो जाएगा। अब डबल ड्रेनेज में मेरा CV का वैल्यू कितना दिया हुआ है, CV/2 दिया हुआ है, और डबल ड्रेनेज है, टाइम निकालना है, और डबल ड्रेनेज है तो D बराबर H/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए H² डिवाइड बाई 2 का 4 हो जाएगा, तो ऊपर में 4 मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ से कितना होगा 2 यहाँ से किए तो 3, तो यहाँ से कितना मेरा आ गया 3 आ गया। मीन्स T का वैल्यू अगर निकाला जाए तो 3 मंथ आ गया, यहाँ से T निकालना था तो मेरा 3 मंथ हो गया। सिंपल फार्मूला यह है ना, टी भी यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो कांस्टेंट बोल रहा था। टी भी बराबर क्या हो गया, CV × T, CT हमेशा याद रखना, CT डिवाइड बाई D²। D का जो वैल्यू होता है सिंगल ड्रेनेज में H होता है, और अगर डबल ड्रेनेज लगाना है तो H/2 होता है। बस यही ध्यान देना है, H कब होता है और H/2 होता है कब। ये दोनों को सोल्व करते हुए यहाँ से हम लोग टाइम का वैल्यू निकाल देना T2 का, दैट इज ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर क्या कर रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्ले नॉर्मली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दैट इज CV फॉर क्ले नॉर्मली डिक्रीज विथ इंक्रीज द लिक्विड लिमिट। और CV का जो वैल्यू होता है वो लिक्विड लिमिट पे कैसा इफेक्ट करता है वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो हम लोग क्या देखते हैं, तो CV होता है, CV जो होता है
वो किसका प्रोपोर्शनल हुआ था, एम बी का। एम बी किसका प्रोपोर्शनल था, एम बी किसका प्रोपोर्शनल था, एक मिनट, हम लोग सी बी एम बी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, अभी गलत हो गया। के बराबर क्या हुआ था, सी बी एम बी इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ से सी बी अगर निकाला जाए तो सी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एम बी का, और एम बी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, ए बी का। यहाँ से कह सकते हैं कि जो सी बी हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का। कोएफिशिएंट ऑफ कंसीडरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट का। मीन्स ए भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट का। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है ये भी, ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट का। इसका जो वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका जो वैल्यू होता है डेल ई डिवाइड बाई डेल सिग्मा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेसिबिलिटी है, कंसोलिडेशन नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिक्विड लिमिट का। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से क्या देखें हम लोग कि सी बी जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो एम बी का, एम बी जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ए बी का, और ए बी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लिक्विड लिमिट का। तो यहाँ से देखा जाए दोनों डायरेक्टली है, तो यहाँ से देखा जाए तो सी बी जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लिक्विड लिमिट का। तो कह सकते हैं कि सी बी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लिक्विड लिमिट का। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यहाँ से देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो हो गया फॉर क्ले नॉर्मली डिक्रीज विथ इंक्रीज द लिक्विड लिमिट, क्योंकि लिक्विड लिमिट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बोलता है तो डायरेक्टली होता है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन है, तो इस तरह से मेरा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्या कह रहा है, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द स्पेसिमेन एट एनी स्टेज ऑफ लोडिंग कैन बी मेड। तो पूछ रहा है कि डायरेक्ट जो है मेजरमेंट जो होता है वो डायरेक्ट मेजरमेंट पूछ रहा है किसका, परमेबिलिटी का, किसी भी सैंपल का एट एनी स्टेज लोडिंग कैन बी मेड, किसके द्वारा होता है, ओनली फिक्स्ड रिंग टाइप कंसिडरेशन, जो फिक्स्ड रिंग है उसके द्वारा हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह से मेरा ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। देख रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी, अभी हम लोग देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं ए बी से, ए बी बराबर क्या होता है डेल ई डिवाइड बाई डेल सिग्मा, और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट का। इतना पॉइंट हम लोग जानते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंड सॉइल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द क्ले सॉइल। ये जो पूछ रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी जो है सैंड का वो सेम होता है किसका, क्ले का। तो सब सेम नहीं होता, जो कंप्रेसिबिलिटी जो होगा सैंड का वो कम होता है किसके कंपेयर में, क्ले के कंपेयर में। ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होता, मच ग्रेटर देन, ग्रेटर तो होगा नहीं क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंड का कम होता है क्ले के सॉइल में, क्ले का कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट का। लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा किसका होगा, सैंड का या क्ले का, क्ले का ज़्यादा होता है, तो इसमें लिक्विड लिमिट ज़्यादा हो गया क्ले का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो सैंड हो गया वो कम हो गया। सिंपल से याद रखना कि कम हो गया, दैट इज सी। कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट, ये याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट। और लिक्विड लिमिट जो होता है क्ले का बड़ा होता है सैंड से ज़्यादा होता है, तो इस तरह से ये जो हो गया कम हो गया सैंड का, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज कम होगा कंप्रेसिबिलिटी सैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज लेस देन दैट ऑफ द नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। तो पूछ रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए भी ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड बोले तो ओवर कंसोलिडेटेड है, इज लेस देन द नॉर्मल कंसोलिडेटेड का ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल कंसोलिडेटेड जो कंप्रेसिबिलिटी होगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिक्विड लिमिट का, तो ये कह सकते हैं जब ओवर कंप्रेसिबल हो गया, जब ओवर कंसोलिडेट हो गया तो लिक्विड लिमिट घट जाएगा, जब लिक्विड लिमिट घटेगा तो ए बी का वैल्यू भी घटेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ओवर कंप्रेसिडेट का जो हो गया वो ओवर कंसोलिडेट का जो हो गया लेस होता है, मीन्स ओवर का होगा वो कम होगा किससे, नॉर्मली से, क्योंकि इसका जो लिक्विड लिमिट होता है लिक्विड लिमिट का था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिक्विड लिमिट जो होता है डायरेक्टली होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ये हो गया। सिंपल हम लोग ट्रिक्स यही याद रखना है, ये भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट का। लिक्विड लिमिट जो होता है ओवर कंसोलिडेटेड में
कम हो जाएगा, कम होगा तो कंप्रेसिबिलिटी भी कम जाएगा ऑटोमेटिक। तो बस इस फॉर्मूला में यही याद रखना है, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट का। इस तरह से इसका जो आंसर हो गया वो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्या कर रहा है, फिर से कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ये आ गया। कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एंड आल्सो डिफरेंट फॉर सॉइल अंडर द डिफरेंट स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन। हाँ, अलग अलग कंसोलिडेशन है तो उस समय भी डिफरेंट होगा, अलग अलग सॉइल के लिए भी अलग अलग होता है। दैट इज बेस का कैरेक्टर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्या कर रहा है, द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन सॉइल। अल्टीमेट कंसोलिडेशन क्या होता है, अल्टीमेट जो होता है डिक्रीज विथ अल्टीमेट कंसोलिडेशन का अगर देखा जाए तो हम लोग एक जानते हैं सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ये HCC डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट लॉग सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1, ठीक है। अल्टीमेट सेटलमेंट का अगर सेटलमेंट का फॉर्मूला देखा जाए कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के टर्म में तो H इनिशियल डेप्थ हो गया, इनिशियल थिकनेस हो गया, CC डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट लॉग सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1, ठीक है, ये होता है। और अगर इसके टर्म में नहीं निकालना है तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो H हो गया, एक और दूसरे टर्म में क्या होता है, डेल एच का अगर और निकाला जाए तो H MV इंटू डेल सिग्मा, ठीक है। अगर MV के टर्म में निकाला जाए तो H MV इंटू डेल सिग्मा होता है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, अल्टीमेट सेटलमेंट जो होता है सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन सॉइल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड, डिक्रीज विथ इंक्रीज द इनिशियल वॉइड। तो अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखें कि अल्टीमेट जो हो गया डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वॉइड रेशियो। अभी हम लोग क्या देखें कि जो डेल एच था उसका फॉर्मूला क्या देखें, HCC डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट। तो ये ई नोट जो होता है इनिशियल वॉइड रेशियो होता है, जो ई नोट दिया हुआ है वो इनिशियल वॉइड रेशियो है, इनिशियल वॉइड रेशियो दिया हुआ, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से कह सकते हैं ये जो डेल एच है मीन्स सेटलमेंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ई नोट का, मीन्स इनिशियल वॉइड रेशियो का इन्वर्सली है। तो ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, तो डिक्रीज विथ इंक्रीज द इनिशियल वॉइड रेशियो। इस तरह से मेरा ए करेक्ट हो गया। 91 नंबर देखते हैं। द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट, फिर से पूछ रहा है सेटलमेंट, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो, डायरेक्टली नहीं होता, इन्वर्सली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन इंडेक्स। अभी हम लोग देखे थे डेल एच का फॉर्मूला क्या था, H थिकनेस था, इनिशियल थिकनेस, CC डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट इन्वर्सली, और लॉग सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 पे स्ट्रेस है, मतलब सेकंड स्ट्रेस और इनिशियल स्ट्रेस मीन फाइनल स्ट्रेस और इनिशियल स्ट्रेस का रेशियो है। तो यहाँ से देख रहे हैं डेल एच जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया CC का, CC कंप्रेशन इंडेक्स हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, कंप्रेशन इंडेक्स का, ठीक है। तो इस तरह से अगर कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला देखा जाए तो कंप्रेशन इंडेक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डेल E डिवाइड बाई लॉग सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1, ये होता है कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन 92 नंबर क्या कर रहा है, इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सेटल 10 mm, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस वाज इंक्रीज 100 to 200 मीटर स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द इफेक्टिव स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज फ्रॉम 200 to 400 देन द सेटलमेंट ऑफ द सेम क्ले। कह रहा दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में जो मेरा है जो डेल एच जो हो गया वो कितना था, डेल एच था मेरा 10 mm, कब, जब स्ट्रेस जो मेरा 100 से 200 तक जाता है। तो डेल एच बराबर हम लोग क्या देखे थे, डेल एच का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो सेटलमेंट का फॉर्मूला अगर HCC डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट लॉग सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1। तो यहाँ पर बाकी सब टर्म में तो कुछ दिया हुआ नहीं है ये सब का, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ लॉग सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 में 100 से 200 बढ़ा में सिग्मा 2 200 हो गया, और ये तो यहाँ से देख सकते हैं 100, इस बाकी टर्म को हम K से इंडिकेट करते हैं, K ने Z से इंडिकेट करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म C से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ से देख लिए लॉग सिग्मा 2 बराबर 200 सिग्मा 1 बराबर 100, यहाँ से 2 आ गया। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 10 mm, ठीक है। फर्स्ट सेटलमेंट दिया हुआ था मेरा 10 mm, तो यहाँ से 10 आ गया। सेकंड केस में क्या दिया हुआ, सेकंड केस का डेल एच निकालना है तो कांस्टेंट रहेगा C, और लॉग मेरा कितना हो जाएगा, लॉग सिग्मा 2 कितना दिया हुआ 400 मीन्स 400 डिवाइड बाई 200, यहाँ से करेगा तो यहाँ भी 2 आ गया मीन्स सेम आ गया लॉग 2। अभी हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ गया था, 10 mm दिया हुआ था फर्स्ट केस में, तो यहाँ से देख लिए कि डेल एच जो हो गया कितना आ गया 10 mm ही आ गया। तो यहाँ से आंसर जो मेरा आ गया 10 mm, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्या करा,
कोर्स ग्रेन सॉइल आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाई, कोर्स ग्रेन सॉइल होता है किसके द्वारा कॉम्पैक्ट किया जाता है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल जो होता है वो किसके द्वारा कॉम्पैक्ट होता है, वो वाइब्रेटर रोलर के द्वारा होता है। मीन्स सैंडी सॉइल बोलें या कोर्स ग्रेन सॉइल बोले, सी फूड रोलर बोले तो ये क्ले सॉइल या कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। अगर कोहेसिव सॉइल है तो सी फूड रोलर के लिए बेस्ट होता है। मीन्स अगर सी फूड कोहेसिव रहता तो मेरा ये हो जाता, और ये सैंडी है, सैंडी सॉइल के लिए मेरा वाइब्रेटर हो गया, तो कोर्स ग्रेन हो गया मीन्स सैंडी सॉइल हो गया, तो सैंडी सॉइल के लिए वाइब्रेटर हो गया, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी, कॉम्पैक्शन एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं, अगर कॉम्पैक्शन एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, विद द इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी, तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इंक्रीज, वाटर कंटेंट जो है वो इंक्रीज करेगा, नहीं वाटर कंटेंट जो होता है इंक्रीज नहीं करेगा, वाटर कंटेंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, मीन्स कॉम्पैक्ट जो कर रहे हैं वो बढ़ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो कॉम्पैक्शन बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट जो है, वाटर कंटेंट जब भी हो तो डिक्रीज करेगा, तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीज बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज, हाँ ड्राई डेंसिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करेगा और वाटर कंटेंट जो है वो डिक्रीज करता है, बेस का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 में क्या करा, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू विच एंड सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड डिपेंड्स अपॉन, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है किसी कॉम्पैक्टेड जो है, जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है विच एनी सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड, डिपेंड जो कॉम्पैक्ट कर रहा है किस पे डिपेंड करेगा वो पूछ रहा है, तो मॉइस्चर कंटेंट ओनली, मॉइस्चर जो कॉम्पैक्शन एनर्जी अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है जी रो डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस जी ओमेगा डिवाइड बाई ई। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मेरा जो कॉम्पैक्शन एनर्जी हो गया, जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो हो गया, अगर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देखा जाए तो ये वाटर कंटेंट पर भी डिपेंड करता है, और कॉम्पैक्शन एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट वाली नहीं, अमाउंट ऑफ ये दोनों पर डिपेंड करे, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्या कर रहा है, ए रिलेशनशिप पूछ रहा किस में, ड्राई डेंसिटी गामा डी परसेंटेज एयर वॉइड एन ए वाटर कंटेंट स्पेसिफिक एनर्जी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी ऑफ एनी सॉइल इज, पूछ रहा है कि रिलेशन पूछ रहा है किस में कौन सा फॉर्मूला सही होगा, तो इसका जो रिलेशन होता है अभी हम लोग देखे थे, गामा डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वॉइड परसेंटेज वॉइड रेशियो दिया, परसेंटेज वॉइड रेशियो क्या होता था, एन अगर देखा जाए परसेंटेज वॉइड रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम जो होता है परसेंटेज वॉइड होता है, ठीक है। एयर कंटेंट अगर पूछता तो एयर कंटेंट जो होता है वॉल्यूम एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा दिया हुआ है परसेंटेज एयर, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो मेरा जो रिलेशन इसमें जो होगा, तो मेन जो रिलेशन फार्मूला पूछ रहा है, तो गामा डी 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू जी होता है, डेट इज सी इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं, पूछ रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर बेटर स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी द फाइन ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जो होता है वो वेट सॉइल इंडिकेट करते हैं, मतलब वेट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और कोर्स के लिए जो होता है वो ड्राई होता है, याद रखना है, फाइन के लिए वेट और कोर्स के लिए ड्राई। तो यही ऑप्शन में पूछ रहा है कि फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स, तो फाइन के लिए जो वेट हो गया और ड्राई हो गया कोर्स के लिए, दैट इज बेस का करेक्ट आंसर हो गया। 98 नंबर देखते हैं क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट में इनकरेक्ट कौन है, इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑफ सॉइल कैन नेवर हैव निगेटिव वैल्यू, जो कोहेजन होता है उसका वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो कोहेजन निगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं कोहेजन निगेटिव नहीं होता है, मीन्स इसका वैल्यू निगेटिव हो सकता है, तो ये जो हो गया इनकरेक्ट हो गया। इफेक्ट एंगल इंटरनल फ्रिक्शन कोर्स ग्रेन सॉइल रियली बिलो 30 डिग्री, ये सही है। द इफेक्टिव एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए 30 डिग्री, ठीक है। इफेक्टिव एंगल फॉर इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इंक्रीज एज द स्टेट ऑफ कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज, अगर कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज कर रहा है तो इफेक्टिव एंगल भी इंक्रीज करेगा, ये भी सही है। इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ मिनरोलॉजी एंड क्ले साइज, ये भी सही है। मीन्स ये जो होता है निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, इसका निगेटिव वैल्यू होता है, इस तरह से ये गलत है, मीन्स ये हो गया। 99 नंबर देख रहे हैं, फॉर ए लूज सैंड सैंपल एंड डेंस सैंड सैंपल, मीन्स लूज सैंड सैंपल है और डेंस सैंड सैंपल है, कंसोलिडेट टू द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस सेम है कंसोलिडेट कर रहे हैं
तो क्या होगा, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम एंड ऑल्सो पीक स्ट्रेंथ इज सेम। अल्टीमेट तो सेम होगा बट पीक स्ट्रेंथ सेम नहीं होगा। लूज सैंड जो है, लूज सैंड और डेंस सैंड में पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन होगा सेम इफेक्टिव स्ट्रेस पे, तो क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो सेम होगा, ये सही है, बट पीक स्ट्रेंथ सेम ये नहीं है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम बट पीक स्ट्रेंथ ऑफ डेंस सैंड इज ग्रेटर देन द लूज सैंड। हाँ, पीक स्ट्रेंथ होगा वो डेंस का ज़्यादा होगा, डेंस का ज़्यादा होगा, फाइन का लूज का कम होगा। मीन्स सी इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। 100 नंबर देखते हैं, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होता है वो पूछ रहा है। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हम लोग देखें तो शियर स्ट्रेंथ का अगर फॉर्मूला देखा जाए कॉलम्स इक्वेशन से, तो क्या होता है, सी प्लस सिग्मा tan phi, ये होता है शियर स्ट्रेंथ बाय कॉलम्स लॉ। ये पूछ रहा है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, डायरेक्टली एंगल का नहीं होता, सिर्फ एंगल का नहीं होता, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, डिक्रीज विथ इंक्रीज द नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस रिलेशन हम लोग क्या देखें, सी प्लस सिग्मा tan phi। यहाँ से देख रहे हैं कि सिग्मा जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सिग्मा का, या सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस हो या नॉर्मल स्ट्रेस रहता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेंथ हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नॉर्मल स्ट्रेस या इफेक्टिव स्ट्रेस। तो डिक्रीज विथ इंक्रीज द नॉर्मल स्ट्रेस, डिक्रीज विथ डिक्रीज द, डायरेक्टली है तो डिक्रीज करेगा जब ये डिक्रीज करेगा, दैट इज डिस का करेक्ट आंसर है। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही देखते हैं। इस पार्ट में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के टोटल 50 क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे हम लोग आगे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 101 से लेकर के आगे तक को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पार्ट में 50 क्वेश्चन ही हम लोग सोल्व करते हैं, 50 क्वेश्चन के बाद हम लोग इसको स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, जब तक इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए।